हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वागत है हमारे प्री के क्रैश कोर्स के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को एकदम रिवीजन करवाने के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज चलाई जा रही है। और दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत आपको उन पॉइंटों को रिवीजन करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है जो आपके प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत जो पॉलिटी का ये वीडियो है, इस वीडियो में आगे पिछले वीडियो की तुलना में जो चीज़ें आगे बढ़ रही है वो कवर की जाएगी। और आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। हमने पॉलिटी के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें स्पेशली नोट्स भी शेयर किए हैं हमने, और उन पॉइंटों को, उन आर्टिकल्स को जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, उन सभी को इसमें कवर किया गया। और आप सभी से हमारी यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये सीरीज़ उन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके जो उनको बेचारे कोचिंग करने की क्षमता नहीं है या कोचिंग नहीं कर पाएंगे। आपको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने इनको अच्छे से पढ़ा तो। और वो सभी लोग जो विशेषकर चाहे दूर दराज के हैं, उनके लिए पूरी तरह लाभदायक सिद्ध होगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने पूरी कोशिश की है डालने की, तो आप सभी से निवेदन है कि उसको अंत तक देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और प्री अब नज़दीक आ गई, प्री का भी हमें फोकस करना होगा, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएससी, कोई भी प्री हो। पॉलिटी के इस पोर्शन से आपको लगभग 90% क्वेश्चन आप डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से कवर कर लेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी पॉलिटी के अंतर्गत हमने अभी रिवीजन कर रहे थे। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनको डिस्कशन किया। आपको एक चीज़ बता दें कि कोई भी फैक्ट, मोस्टली फैक्ट है पीसीएस में जितने भी फैक्ट्स आते हैं या यूपीएससी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सारे जितने हो सकेंगे हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ उनको डिस्कशन किया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा, अब ज़्यादातर प्रेसिडेंट से सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट से सवाल आते हैं, गवर्नर से सवाल आते हैं, संसद से भी आते हैं, उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम संघीय कार्यपालिका को लेते हैं। और आपको पता है, जब भी अगर आपसे पूछे जाए ऑप्शन में कि संघीय कार्यपालिका का मतलब क्या है, जो यूनियन की, सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव है, उसका कौन कौन उसमें इंक्लूड होते हैं और वो क्या है, उसको पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। और जितने भी फैक्ट है, और भी फैक्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे, बहुत प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी फैक्ट है उनको भी शेयर करेंगे और उनको डिस्कशन भी करेंगे। तो छूटेगा नहीं आपका कुछ भी चीज़, बशर्ते आप इनको एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और आप अपना भी जो आपने पढ़ा है उसका भी आप अच्छे से रिवीजन करें। तो पॉलिटी के जितने भी सवाल 18 से 20 चाहे प्री के हो यूपीएससी के लिए, और इतने ही लगभग 10-15 से 18 सवाल है वो पीसीएस में आते हैं, तो इतने सवाल आपके डेफिनेटली सही होने की पूरी संभावना रहेगी, बशर्ते आप अच्छे से इसका रिवीजन करें। तो इसमें अगर हम संघीय कार्यपालिका या यूनियन एग्जीक्यूटिव को देखें हम, तो इसमें आपको पता है कि ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और अगर आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 52 से 78 भाग 5 में है, भाग 5 में है। और आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव का भारतीय संविधान में व्याख्या की गई है, एक एक प्रोविजन अच्छे से बताए गए। कई बार सवाल ये आते हैं कि संघीय कार्यपालिका में किस किस को शामिल किया गया है। देखो, इंग्लिश वालों के लिए मैं इंग्लिश के कीवर्ड्स बोल दूंगा, बट कोशिश करें उसको समझने की कोशिश करें। और बाकी ज़्यादातर जो चीज़ें रहेंगी वो इंग्लिश हिंदी में बोली जाएंगी। आपके जो शब्द इंग्लिश में, मतलब हिंदी में आपके समझ में नहीं आएंगे, उनको आपको इंग्लिश में बता दिया जाएगा। तो अगर हम संघीय कार्यपालिका की बात करें तो संघीय कार्यपालिका में एक तो राष्ट्रपति होता है, और प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है, और एक अटॉर्नी जनरल, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और अटॉर्नी जनरल। ये 4 है वो संघीय कार्यपालिका के भाग होते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो ये 4 है वो संघीय कार्यपालिका का भाग होते हैं। आपको बता दें कि भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली की एक खास विशेषता तो होती है कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका, इनका क्या होता है, लाइजिंग होती है। मतलब विधायिका के जो मेंबर है वही कार्यपालिका के मेंबर बनते हैं, समन्वय होता है इन दोनों का। लेकिन इसकी एक खास विशेषता और है कि इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, डबल एग्जीक्यूटिव सिस्टम।
ड्यूअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोहरी कार्यपालिका होती है, जिसमें एक होती है इनफॉर्मल मतलब औपचारिक, एक होती है रियल यानी वास्तविक। अगर हम औपचारिक कार्यपालिका की बात करें तो औपचारिक कार्यपालिका होती है प्रेसिडेंट, इसी प्रेसिडेंट को संवैधानिक प्रधान भी बोलते हैं, इसी प्रेसिडेंट को कार्यपालिका का प्रधान भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति ही सर्वोच्च है और राष्ट्रपति में ही सारी शक्तियां निहित है, लेकिन उनका वास्तविक यूज है वो प्रधानमंत्री मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के आधार पर सहयोग से करता है। तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल मंत्रिपरिषद के सहयोग से प्रधानमंत्री करता है, अर्थात वास्तविक जो कार्यपालिका हम बोलेंगे, रियल जो एग्जीक्यूटिव होती है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एग्जैक्टली कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, ये तो होती है वास्तविक कार्यपालिका, और राष्ट्रपति होता है ये होती है नाम मात्र की या औपचारिक कार्यपालिका, जिसे इनफॉर्मल कार्यपालिका बोलते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको भी देखेंगे, राष्ट्रपति के सारे प्रोविजन हैं उनको देखेंगे, राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रेसिडेंट से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ों को उसमें हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 52, मैंने आर्टिकल मैंने बोला कि आपको आर्टिकल भी सारे बता दिए जाएंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर आर्टिकल अब तक हमने आर्टिकल 51 तक काफ़ी चीज़ें, 51A तक काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली है। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका भी आपको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हुए याद करो। उनको अगर आप इंडिविजुअली याद करने की कोशिश करेंगे तो उनको आप ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाओगे, इसलिए एक एक चीज़ को उसके कॉन्सेप्ट के साथ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जब जोड़ते हुए चलोगे तब आप अच्छी तरीके से उसको याद रख पाओगे। अगर हम करें आर्टिकल 52 की बात, तो आर्टिकल 52 में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का प्रोविज़न किया गया है कि आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा आर्टिकल 53 में स्पष्ट रूप से ये बात बोली गई है कि समस्त जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, समस्त यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है या संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के, यानी कि संघ की अगर आपसे पूछा जाए कि शक्तियाँ किस में निहित होती है तो राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब है कि यूनियन की जितनी पावर है वो राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। तो आर्टिकल 53 में ये स्पष्ट बोला गया कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। और यहाँ पर मैं एक आर्टिकल और आपको याद दिलाता हूँ, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति, 74 एंड 75 में भी, कि राष्ट्रपति इन समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। अर्थात आर्टिकल 53 में जो कार्यपालिका शक्तियाँ बोली गई है वो आर्टिकल 74 में भी उन्हीं बात को रिपीटेशन किया गया और बोला गया कि जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उनको राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह एवं परामर्श से करेगा। अर्थात इनका प्रयोग राष्ट्रपति अकेले नहीं कर सकता, राष्ट्रपति अकेले इनका यूज नहीं करेगा, राष्ट्रपति इनका समस्त चीज़ों का यूज करेगा, वो कार्यपालिका के साथ जो मंत्रिपरिषद है और प्रधानमंत्री उनकी सलाह से ही करेगा। तो आर्टिकल 53 और 51 आपके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगर हम देखें, राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है ना, क्या इलेक्टोरल जो उसमें कौन कौन इलेक्टोरल सिस्टम में उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हम राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे, तो राष्ट्रपति के चुनाव की पहले प्रोसेस देखेंगे। तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें वो कौन सी प्रक्रिया है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और ये बात आर्टिकल 55 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 55 है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन प्रोसेस को बताता है, और उसके साथ साथ राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, जिसे बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं उसे बोला गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रोसेस है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचक मंडल अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अब कई बार सवाल ये पूछे जाते हैं, पद्धति आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी पद्धति है, तो पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत पद्धति होती है। देखो, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है जो इलेक्शन का, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है इलेक्शन का, ये
इसमें एक चीज़, दो सिस्टम होते हैं नॉर्मली। एक होता है इलेक्शन करने के लिए लिस्ट सिस्टम होता है, जो आप लोकसभा के इलेक्शन में यूज करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वोटिंग पाने वाला व्यक्ति होता है वही विजयी हो जाता है। लेकिन जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होती है, जो ये सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको जो आपके हमारे जैसे अगर भारत में तो इसका यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है। भारत में सिर्फ इसका यूज राष्ट्रपति राज्यसभा के इलेक्शन में ही किया जाता है। लेकिन कई ऐसे देश है जहाँ पर लोकसभा जो उनका लोअर हाउस है या जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका चुनाव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का। इसमें ये होता है कि इसमें व्यक्ति डायरेक्ट वोटिंग, मतलब जो कैंडिडेट है खुद वोटिंग इलेक्शन में शामिल नहीं होते। क्या होता है, पार्टियां शामिल होती है। मान ले 5 पार्टियां शामिल हुई इलेक्शन के अंतर्गत, तो 5 पार्टी जब शामिल होती है तो इन पार्टियों को वोटिंग मिलता है। जैसे मान लें किसी पार्टी को 10% वोटिंग मिल गई, मतलब टोटल, किसी को 15%, किसी को 20%, किसी को 30%। जैसे इजराइल में इस सिस्टम को अपनाया गया। तो इसमें क्या होता है कि इनको जितनी परसेंट वोटिंग मिली है उतनी ही परसेंट सीटें मिल जाएंगी। जैसे मान लें 100 सीटों पर इलेक्शन हुआ तो एक पार्टी को 10% सीटें मिल जाएंगी, 10 सीट, दूसरी को 15 सीट, तीसरी को 20 सीट और चौथी को 30 सीट। और इस आधार पर इनमें क्या होता है कि ये पार्टियां फिर अपनी एक लिस्ट जारी करती है कि ये कैंडिडेट हमारे होंगे। तो लिस्ट सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 100 तक, जैसे 100 सीटों पर चुनाव लड़ना है तो 100 सीटों तक वो क्या करेंगे, अपने कैंडिडेट का नाम घोषित करेंगे। तो लिस्ट 10 में जो व्यक्ति शामिल होंगे वही क्या होंगे, इसमें उस पार्टी के कैंडिडेट कहलाएंगे। अर्थात इस पे कहने का मतलब है कि पार्टी चुनाव लड़ती है, कैंडिडेट नहीं लड़ता। और पार्टियों को जितना परसेंटेज उसको मत पड़ता है, जितना परसेंट को वोटिंग उसको पड़ता है, उतनी ही अनुपात में उसको क्या दी जाती है, सीटें अलॉट की जाती है। जबकि आपको पता है भारत में लिस्ट सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा वोटिंग पाता है वही जीत जाता है। तो आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ तो किसी पार्टी को 30% तो वोटिंग मिली है लेकिन सीट मिली है उसको 51%। अब रिप्रेजेंटेटिव जो ये अनुपातिक सिस्टम होता है, इसमें अगर इलेक्शन की हम बात करते हैं तो उस आधार पर तो इसको 30% सीट ही मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे लिस्ट सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा वोटिंग करके जीतता है वही क्या होता है, विजयी घोषित किया जाता है। तो जो हमारा राष्ट्रपति में अपनाया गया है वो इससे भी थोड़ा अलग है, उसको हम देखेंगे क्या प्रोसेस होती है। लेकिन ये प्रोसेस है कि आनुपातिक, क्योंकि इसमें अनुपात लिया जाता है, प्रोपोर्शनेट किया जाता है कि जो स्टेट के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए शामिल होते हैं और सेंटर के जो संसद के पार्लियामेंट के जो मेंबर शामिल होते हैं, उनका अपना अपना वैल्यूज होती है वोटिंग की। तो उसके आधार पर इसको बोला गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और एकल संक्रमणीय इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें वो अपने हर किसी की प्रेफरेंस चूज करते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी कैंडिडेट वोटिंग करते टाइम एक ही कैंडिडेट को वोटिंग देगा, वो अपनी प्रेफरेंस चूज करता है कि पहला वोटिंग में किसको दूं, दूसरा उस पर, तीसरा उस पर। तो इसकी इलेक्शन प्रोसेस को हम देखेंगे तब आपके समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखना कि चुनाव किस पद्धति से होता है और इसके जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो निर्वाचक मंडल है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति की वोटिंग में कौन कौन शामिल होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको आर्टिकल 55 में इसको पूरी तरह लिखा गया है इलेक्टोरल कॉलेज को। और इसमें कौन कौन शामिल है, तो एक तो ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों के केवल और केवल इलेक्टरल जो निर्वाचित सदस्य हुए, नॉमिनेटेड सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। ध्यान रखना, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, जो इलेक्टेड सदस्य होते हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है। नॉमिनेटेड सदस्य राष्ट्रपति के वोटिंग में भाग नहीं लेते, ध्यान रखना। दूसरी बात, जितनी भी राज्यों की विधानसभा हैं उनके एमएलए, और कौन से एमएलए, केवल और केवल नॉमिनेटेड एमएलए, केवल और केवल इलेक्टेड एमएलए, निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। तो संसद के सदनों, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी है उनकी भी अपनी एक विधानसभा है, आपको पता है, उसके भी निर्वाचित सदस्य। अर्थात एक चीज ध्यान रखना कि इसमें केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के, राज्य विधानसभाओं के और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं और यही राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव आपको पता है कि इनडायरेक्ट रूप से होता है और इस इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, इस इलेक्टोरल कॉलेज है इसके द्वारा उसको किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि संसद और विधानसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद, जो कई राज्यों में एमएलसी है या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके सदस्य चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, इसको लेकर भी सवाल हमसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड, राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के इलेक्टेड कैंडिडेट ही भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। और इसके साथ साथ जो कुछ राज्यों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो इलेक्टेड हो, वो दोनों ही भाग नहीं लेते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के इलेक्शन सिस्टम में पूरी तरह बताई गई है कि राष्ट्रपति का इलेक्टोरल जो कॉलेज है या राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होंगे और कौन कौन शामिल नहीं होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो खैर मेंस का सवाल हो जाता है कि आखिरकार राष्ट्रपति का इलेक्शन हमने इनडायरेक्ट क्यों रखा, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। इसलिए रखा कि एक तो राष्ट्रपति जब बड़ा हमारा वास्तविक प्रधान है ही नहीं तो क्यों इस पर इतना खर्च किया जाए, और दूसरा कारण ये था कि अगर राष्ट्रपति को ही हम चुनती जनता, भाई अभी क्या है कि प्रधानमंत्री पावरफुल क्यों होता है, क्योंकि जनता द्वारा चुना जाता है। वो भारत की 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। तो राष्ट्रपति के जनता द्वारा नहीं चुना जाता, इसलिए राष्ट्रपति की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, प्रधानमंत्री की ज़्यादा हो जाती है। तो इनमें डिस्प्यूट नहीं होता। लेकिन यदि दोनों को ही चुना जाता तो दोनों कहते मैं भी कम नहीं आप भी कम नहीं। जैसे उदाहरण दे सकते हो कि दिल्ली में क्या है कि थोड़ा केजरीवाल की शक्ति और गवर्नर की जो उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसमें बहुत डिस्प्यूट होता है, क्योंकि दोनों की शक्ति बराबर सी कर दी गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है। अब ऐसा ही डिस्प्यूट यहाँ होता तो इस विवाद से बचने के लिए हमने क्या किया कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट करवा दिया कि भाई आपका चुनाव है वो जनता द्वारा नहीं किया जाता, आपकी शक्ति सीमित है। और फिर जब ये वास्तविक प्रधान है ही नहीं तो क्यों इस पर इतना ज़्यादा खर्च करें चुनाव के लिए, तो इसलिए हमने इनडायरेक्ट चुनाव करवाया था। इसके अलावा जब हमने संविधान की ध्यान रखना परिभाषा आपको डिफाइन की, तो विशेषताएं जब आपको फीचर्स बताए तो उसमें एक फीचर्स बताया कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोक गणतंत्र डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। तो भारत रिपब्लिक है, आपको पता है। और रिपब्लिक का मतलब क्या है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान में उल्लेखित सर्वोच्च पद, यानी संविधान में जो हाईएस्ट पद है राष्ट्रपति, उस पद को प्राप्त करने का सक्षम है। यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग आधार पर भेदभाव किए बिना हर व्यक्ति राष्ट्रपति या भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की पूरी क्षमता और योग्यता रखता है, अर्थात उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। अब एक चीज़ थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दें कि भारत का नागरिक तो आप कई तरीके से हो सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो सकते हैं, या आप जन्म के आधार पर, या वंश के आधार पर, या प्राकृतिक आधार पर। ध्यान रखना, भारत में केवल अगर कोई व्यक्ति यहीं जन्मा है या प्राकृतिक नेचुरलाइजेशन की वजह से अगर सुने भारत की, अब आप जब इसको सिटीजनशिप के बहुत डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा यूज लेवल नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि जन्म के आधार पर और प्राकृतिक आधार पर अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता अर्जित की है, वही व्यक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी ने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करी है तो वो ना भारतीय, वो राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो एमएलए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या अन्य सभी पद के लिए एलिजिबल हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल नहीं होगा। राष्ट्रपति पद के लिए उसको एलिजिबल होना है तो सिर्फ 2 आधारों पर उसकी नागरिकता होनी चाहिए, एक तो जन्म के आधार पर और एक प्राकृतिक आधार पर। इसको ध्यान रखना। भारत गणतंत्र क्यों है? क्योंकि भारत का हर व्यक्ति जो जन्म आधार और प्राकृतिक आधार पर भारत का नागरिक है, वो भारत के राष्ट्रपति पद की बनने की योग्यता रखता है, वह उस पद पर बन सकता है। उसके साथ ऐसा नहीं कि कोई इसके लिए विशेष अधिकार रखा गया, हर व्यक्ति इस पद पर पहुंच सकता है, और इसीलिए इंडिया को रिपब्लिक डेमोक्रेसी माना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीकों को हम देखें तो इसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि इसमें मैंने कुछ मुद्दे लिए जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो उनको आप छोड़ देना, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप मेंस के आंसर रखते हो तो कई बार उसमें आपको लिखा जाता है कॉपी चेक करते टाइम कि इसमें मुद्दे वाइज लिखें। तो मुद्दे वाइज का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन एक एक मुद्दे देखो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जैसे राज्यों के मध्य किस प्रकार से एक समरूपता रहती है ना, उसके बाद जनगणना किस तरह, ये मुद्दे हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के। तो हम यहाँ तो अभी केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो राज्यों के मध्य किस प्रकार से प्रोपोर्शनेट रखा जाता है, यानी कि राज्यों के मध्य किस प्रकार से उनको समरूपता रखी जाती है। समरूपता मतलब समान अनुपात, इक्वल रेशियो की बात की जाती है। ध्यान रखना, इक्वलिटी की बात नहीं की जाती, रेशियो होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए चीज़ें। तो
सबसे पहले है कि राज्यों के मध्य प्रोपोर्शनेट रखी गई है चीज़ें। कैसे रखी गई है कि राज्यों के विधायकों को आपको पता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जितने भी राज्यों के मेंबर ऑफ एमएलए है, जितने भी एमएलए हैं, हर एमएलए को एक वोट डालने का अधिकार है, यानी कि वो एक वोट डाल सकता है। लेकिन प्रत्येक विधान एमएलए जो एमएलए है वो आपको पता एक जैसी जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता। देखो आपको पता है यूपी का एमएलए लगभग बहुत 15-20 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंटेटिव करता होगा, जबकि साउथ का तमिलनाडु का एमएलए है वो 5-6 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंटेटिव करता होगा, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है और तमिलनाडु की जनसंख्या कम है। तो चूंकि अलग अलग जनसंख्या का अलग अलग संख्या में अगर रिप्रेजेंटेशन करता है तो नियम तो यह है कि जो ज़्यादा जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और जो कम जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इसी आधार पर राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं उनको एक वोट डालने का अधिकार होता है। मत तो उनका समान होता है, लेकिन वैल्यू ऑफ वोट यानी मत की कीमत अलग अलग होती है, मत की वैल्यू अलग अलग होती है। इसलिए ध्यान रखना, विधायकों के मत का मूल्य समान नहीं होता। हाँ, ये सही है कि यूपी के सारे विधायकों के मत का मूल्य समान होगा, तमिलनाडु के सारे विधायकों का मत का मूल्य समान होगा, लेकिन तमिलनाडु और यूपी के विधायकों के मत समान नहीं होगा, क्योंकि उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। क्यों समान नहीं होता? तो इस सूत्र से हम समझ सकते हैं क्यों नहीं होता। और यह सूत्र स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में बताया गया है, जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। देखो यही सवाल आते हैं यूपीएससी में, ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीएससी में स्पष्ट रूप से सवाल आया कि विधानसभाओं के सदस्यों का मुद्द एक मतलब वैल्यू है, जो वोटिंग की वैल्यू एक समान होती है, या संसद के सदस्यों की वोटिंग की वैल्यू एक समान होती है, तो वो हम अभी देखेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि वोट डालना, हर किसी को एक मत देने का अधिकार होता है, लेकिन मतों की वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनेट में रखा गया है, आनुपातिक रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि हर एमएलए अलग अलग जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है। यूपी का जो एमएलए है वो ज़्यादा जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसके रिवर्स में अगर हम देखें तो साउथ के एमएलए है वो कम जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि दक्षिण भारत में जनसंख्या यूपी और बिहार की तुलना में कम है, और इसीलिए क्योंकि जो ज़्यादा जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, जो कम जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अब इसको निकाले कैसे? तो इसीलिए ध्यान रखना कि प्रत्येक एमएलए है उनका मत वैल्यू है वो अलग अलग होती है, और इसका फॉर्मूला देखना। एमएलए का अगर मत वोटिंग निकाली, वैल्यू ऑफ वोट, तो कैसे निकालनी है? किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी की कुल जनसंख्या, किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी की कुल जनसंख्या को भाग देना है विधानसभा के सदस्य और उसको मल्टीपल करना है कितना? 1/1000। अर्थात मैं बोलूँ आपसे कि यूपी के एमएलए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यूपी की जनसंख्या मान लेता हूँ मैं 25 करोड़ है, मान लेता हूँ, कायदाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ये हो गई यूपी की जनसंख्या 25 करोड़। तो अब इसमें यूपी के मेंबर हम 403 हम 400 मान लेते हैं, वो मल्टीपल करने में, वो डिवाइडेशन करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। हम 400 मान लेते हैं कि यूपी के टोटल जो एमएलए है, सीट है, वो आपको पता है 403 है, लेकिन हम 400 मान लेते हैं, और इसको अब करेंगे 1/1000 से गुणा। अब यूपी के अगर एमएलए की वैल्यू निकालनी है तो उसकी एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी तो निकाल सकते हैं। जैसे 3 0 से 3 गए, 2 से 2 गए, अब बचे कितने? 2500। ये कितना होगा? 1 2, 3 से 3 गए, 2 से 2 गए, और इसके अलावा इसको हम भाग दे देंगे इसमें, तो लगभग ये 600 के समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी, 625 के समथिंग या 610 के समथिंग। तो यूपी का जो विधायक है उसकी वैल्यू ये होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है ना? 3 0 से 3 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, तो यूपी के विधायक की वैल्यू आ गई 600। तो यूपी के विधायक है, जितने विधायक हैं उनके जब एक वोटिंग करेंगे तो उसको 600 के काउंट में किया जाएगा। और इसी आधार पर अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं राजस्थान की लेते हैं, तो राजस्थान की जनसंख्या है 6 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये राजस्थान की जनसंख्या है। और राजस्थान के मेंबर ऑफ एमएलए है 200 × 1, तो राजस्थान की अगर काउंट करेंगे आप तो 300 आएगी। तो देखो, राजस्थान के एमएलए की वोट वैल्यू और यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू दोनों की अलग अलग है। तो राजस्थान का जो एमएलए किसी कैंडिडेट को वोट देगा तो वो वोट तो एक ही देगा, लेकिन उसको काउंट किया जाएगा 300,
और यूपी का एमएलए वो वोट करेगा, उसको काउंट किया जाएगा 600, क्योंकि यूपी का एमएलए अधिक जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है, राजस्थान का एमएलए कम जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए दोनों की मत वैल्यू अलग अलग होगी। ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो आधार विधायक के मत वैल्यू अलग अलग होती है। इसके अलावा इसमें जो जनसंख्या हम काउंट करेंगे, ध्यान रखना कि जनसंख्या कौन सी होगी। मैंने आपको अभी करंट की जनसंख्या बताई, लेकिन असलियत में 1971 में जितनी पॉपुलेशन होगी, जैसे मान लो 1971 में पॉपुलेशन यूपी की 12 करोड़ 15 करोड़ थी, तो उसी के आधार पर इनकी वोटिंग वैल्यू काउंट की जाएगी। आज की जनसंख्या के आधार पर वोटिंग वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखना। इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। रीजन ये है कि 1971, ये आप सवाल पूछा जाता है कि कौन सी जनसंख्या आप काउंट की जाएगी, तो 1971 की जो सेंसस हुआ था 1971 का, उसके आधार पर ही जनसंख्या को काउंट किया जाएगा। अर्थात 1971 में कितनी पॉपुलेशन थी उस स्टेट की, उसके आधार पर उसके एमएलए की वैल्यू निकाली जाती है। ऐसा करने का पीछे कारण है, क्योंकि 1971 एक ऐसा पॉइंट था जिसके बाद जितने भी साउथ के स्टेट थे उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल करना चालू कर दिया, जबकि यूपी और बिहार अर्थात नॉर्थ स्टेट है, इनकी पॉपुलेशन उसके बाद धुआंधार बढ़ती चली गई। तो क्या है कि अगर हम आज की कैलकुलेशन करें जनसंख्या, तो इसमें नॉर्थ वाले स्टेटों की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और साउथ वाले स्टेटों की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। इसलिए दक्षिण भारत के राज्यों के द्वारा विरोध किया गया कि भाई जब हमने अच्छा काम किया है फैमिली प्लानिंग का, हमने जनसंख्या कंट्रोल किया है, तो इसकी सज़ा हमें क्यों दी जाए? क्या जनसंख्या वृद्धि होना हमें ज़्यादा वैल्यू देता है? तो इसलिए उनके विरोध के कारण हम जितने भी चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं जनसंख्या की, ज़्यादातर 1971 की जनगणना के आधार पर ही करते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो एमएलए की वोट वैल्यू की कैलकुलेशन होती है वो भी 1971 की जनगणना के आधार पर होती है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको पता है संघ और राज्यों के बीच की बात करें तो आपको पता है प्रत्येक सांसद, आपको पता है वोटिंग जो इलेक्टेड सांसद है हमारे टोटल 776 है, लगभग 533 तो इसमें 43 तो इसमें बाकी उसमें, तो टोटल 776 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनकी वोटिंग वैल्यू अगर हम बात करें तो इनकी वोटिंग वैल्यू सबकी समान होती है। कैसे समान होती है? क्योंकि इनकी वोटिंग वैल्यू कैसे निकालते हो जाने का, सारी विधानसभाओं के सदस्य, यानी जितनी भी यूपी एमपी बिहार सारे राज्यों की, या हम बात यूनियन टेरिटरी की जितनी विधानसभा है उनके सारी विधानसभाओं के सदस्य मान लेते हैं 4000 है, ठीक है ना, और संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य इतना, इसको वोटिंग करने के बाद हम किसकी सांसद की वैल्यू निकालते हैं। तो संसद की जो मत वैल्यू है, ध्यान रखना, अगर इनको दोनों की बात करें तो मत वैल्यू में संसद की मत वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक सांसद है वो ज़्यादा जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है बजाय एमएलए के। तो यह इसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखनी फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहली बात तो एमएलए की जो वोटिंग वैल्यू है वो अलग अलग होती है, और एमपी जितने भी 776 एमपी है उनकी सबकी वोटिंग वैल्यू क्या होती है? समान होती है। क्यों समान होती है? क्योंकि इनका फॉर्मूला ये होता है और उनका फॉर्मूला वो होता है जो मैंने आपको बताया। ये चीज़ आपको एक तो ध्यान रखना है। इसके अलावा ये छोड़ो, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें प्रत्येक कैंडिडेट, आपको पता है कि प्रत्येक कैंडिडेट को एक कोटा प्राप्त करना होता है, कि जितना एक, ऐसा नहीं कि कोई कैंडिडेट सबसे ज़्यादा इलेक्शन सबसे ज़्यादा वोटिंग मिल गई वही जीत गया, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता। इसमें हर कैंडिडेट को एक निश्चित मतों का कोटा प्राप्त करना होता है, और निश्चित मतों का कोटा का मतलब है कि कुल वैध मत, यानी जितने, आपको पता है जब वोटिंग होती है तो कई मत रिजेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि इसकी स्पेशल स्याही पेन का यूज किया जाता है, इंक का स्पेशल पेन का यूज करते हैं, और फिर अलग अलग प्रेफरेंस को चूज करना पड़ता है। तो इस आधार पर क्या होता है कि कई मत तो रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर देखा है तो 2017 के इलेक्शन की बात है, मुलायम सिंह यादव का ही वोट रिजेक्ट हो चुका था, उसने कई गलती कर दी थी, तो वोट भी रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कुल वैध मत जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट और डिवाइड 2 + 1, तो मान लेते हैं कि अगर वैलिड वोट मान लें 100 है तो 200 भाग देंगे +1 करेंगे तो 50 + 1, अर्थात कोई भी कैंडिडेट जब इलेक्शन जीता हुआ माना जाएगा जब वो 51 वोट अचीव करेगा। अगर मान लें 3 कैंडिडेट वोटिंग में खड़े हुए A, B और C, अगर तीनों कैंडिडेट मान लें कोई मिलता है 30, कोई मिलता है 20, कोई मिलता है 40, इस आधार पर वोटिंग प्राप्त करते हैं और कोई 51 को अचीव नहीं करता तो वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा। तो अब इसकी थोड़ी सी प्रोसेस को अगर हम समझें तो आपको ध्यान रखना, इसमें मतदान हर जो मतदाता होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चित कोटा का मतलब क्या है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक निश्चित कोटा है वो प्राप्त करना पड़ता है, और निश्चित कोटा क्या होगा? टोटल वैलिड वोट डिवाइड 2 + 1।
अब इसके बाद इलेक्शन की प्रोसेस देखेंगे, थोड़ा सा समझना इलेक्शन की प्रोसेस को। कई बार राष्ट्रपति के लिए हालांकि पूछी नहीं जाती इतना ज़्यादा, इसमें तो आपको जो पूछी जाती है चीज़ें वो ध्यान रखना कि ये निश्चित कोटा क्या होता है और इसका एमएलए की वैल्यू उसको लेकर के कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कई बार अब आपको पता है रीजन वाले सवाल भी आते हैं, तो उनको भी आपको बताना होता है कि ऐसा हुआ है तो ये क्यों हुआ है, इसलिए आपको हर चीज़ का रीज़न भी पता होना चाहिए। तो पीसीएस में भी सवाल 10 से 12 सवाल 15 सवाल ऐसे पूछे जाने लग गए, तो उनके आंसर देने के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। तो अब हम मतदान की प्रोसेस को देखेंगे एक एक को, फिर उसके बाद हम चीज़ों को देखेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल 55 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें हमने राष्ट्रपति इलेक्शन एक्ट लेके आए थे, प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1951, उसमें थोड़ा स्पष्ट रूप से प्रोसेस बता दी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान में चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं लिखी, मतलब उनको कम समराइज किया गया है और उनकी व्याख्या करने की, उन पर कानून बनाने की सारी शक्ति हमने पार्लियामेंट को दी है। तो पार्लियामेंट उसका कानून बनाती है और पार्लियामेंट ने ऐसा ही एक कानून 1951 में बनाया था, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर इसकी प्रोसेस को देखें तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू में प्रोसेस तो ज़्यादा पूछ नहीं जाती, लेकिन ध्यान रखना दो चीज़ कि एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें वोटिंग जो डाली जाती है, हर कैंडिडेट जो हर इलेक्टोरल होता है, जो वोट देने वाला होता है, वो जैसे मान लें 4 कैंडिडेट खड़ा होता है ABCD, 3 कैंडिडेट खड़े हुए मान लें ABC, तो हर किसी को एक एक वोट तो देगा, लेकिन प्रेफरेंस अलग चूज करेगा। जैसे मान लें एक कैंडिडेट ने, एक जो इलेक्टरल है, एक मतदाता है, उसने सूचित किया कि मैं A को पहली प्रेफरेंस दूंगा, B को तीसरी प्रेफरेंस दूंगा और C को दूसरी प्रेफरेंस दूंगा। तो वोटिंग उसने सबको दिया है, लेकिन प्रेफरेंस पहले A को दी है, फिर C को दी है और फिर C को। इस आधार पर उसमें प्रेफरेंस दी जाती है, प्राथमिकताएं दी जाती है, पसंदगी दी जाती है। तो मतगणना, तो जब भी हम मतगणना करते हैं, मतदान में एक वोट डालते हैं, लेकिन हर किसी को वोटिंग देते हैं और वोट देते टाइम उसको क्या करता है, प्रेफरेंस का चयन करना पड़ता है कि पहली प्रेफरेंस किसको देती है। अगर किसी इलेक्टोरल ने, अगर किसी मतदाता ने मान लें 2-3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और केवल 2 को ही वोटिंग की है, तो उसका वोट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने तीसरे को नहीं चूज किया। तो हर मतदाताओं को सबको वोटिंग करनी पड़ेगी, बस उसको प्रेफरेंस अलग अलग चूज करनी पड़ेगी कि पहले मैं किसकी प्रेफरेंस चूज कर रहा हूँ। तो इस आधार पर राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। और राष्ट्रपति का आपको पता है कि सारा जब इसकी कैलकुलेशन होती है तो निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक थोड़ा सा ब्रीफली समझा रहा हूं, हालांकि प्री में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इससे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई 4 सिंपल इन्फॉर्मेशन के लिए इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है राष्ट्रपति की, तो देखो, जैसे मान लें आपको पता है भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या होगा कि मान लें 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 3 कैंडिडेट हुए और इनको एक निश्चित कोटा चाहिए 5.5 लाख, यानी 5.5 लाख जो वोट है इनको प्राप्त होना चाहिए। अब ये वोट वैल्यू होती है, वोट अलग होते हैं, वोट वैल्यू होती है, तो वोट वैल्यू इतनी होनी चाहिए उनको प्राप्त। तो अब इसमें क्या होगा कि मान ले फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर देखें तो फर्स्ट प्रेफरेंस में A को मिले 4.5 लाख, B को मिले 3.5 लाख और C को मिले 3 लाख। अगर A को, अगर इसी दौरान, अब इसमें ध्यान रखना कि कोई भी कैंडिडेट विजेता घोषित नहीं होगा, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट ने अभी तक कोटा प्राप्त नहीं किया, कोई भी कैंडिडेट अभी तक कोटा प्राप्त नहीं किया। अगर मान लें इसी में अगर A को मिल जाते 6 लाख, इसी में B को मिलते मान लें 2, इसको मिलते ये, तब तो क्या डायरेक्ट A विजयी घोषित हो जाता। भारत में अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें एक इलेक्शन को छोड़ करके सारे इलेक्शनों में फर्स्ट प्रेफरेंस में ही विजयी घोषित हो गया था। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस हुई, फर्स्ट प्रेफरेंस को जब हम कैलकुलेशन करने लगे उसी में विजयी घोषित हो गया। लेकिन 1969 में जो इलेक्शन हुआ था भारत में, नीलम संजीव रेड्डी उसमें विजयी हुए थे, उसमें सेकंड प्रेफरेंस के बाद ही इलेक्शन जीत पाए। वो पहली प्रेफरेंस में किसी को वोटिंग नहीं मिल पाई, किसी ने भी निश्चित कोटा प्राप्त नहीं किया। अब मान लेते कि किसी ने अगर पहली प्रेफरेंस में कोई व्यक्ति इसमें कोटा प्राप्त कर लेता, अगर मान लें A कोई 6 लाख प्राप्त हो जाते तो डायरेक्ट A घोषित हो जाता कि A विजयी घोषित हो गया, लेकिन किसी ने भी कोटा प्राप्त नहीं किया। तो अब आगे क्या होता है कि अब हम दूसरी प्रेफरेंस पे देखेंगे। तो ध्यान रखना, इसमें क्या करते हैं, दूसरी जब प्रेफरेंस में जाते हैं तो जिस कैंडिडेट को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली होती है उसको हटा देते हैं। तो इसमें देखेंगे C को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, कितनी, 3 लाख, तो C को हटा देंगे। लेकिन इसका वोट है उसको डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे कि जिन कैंडिडेटों ने 3 लाख, जिन मतदाताओं ने 3 लाख मतदाता है, इन्होंने जब C को फर्स्ट प्रेफरेंस चूज किया है तो इनमें से किसी को सेकंड प्रेफरेंस तो चूज किया होगा। तो अगर मान लेते हैं कि उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस, मान लें इनमें से, इन 3 लाख में से सेकंड प्रेफरेंस 2 लाख कैंडिडेटों ने तो चूज किया है A को और 1 लाख कैंडिडेटों ने चूज किया है, मतलब मतदाताओं ने 1 लाख मतदाताओं ने चूज किया है B को। अब वोटिंग कैलकुलेट हो जाएंगे तो B को टोटल कितने प्राप्त हो जाएंगे, 4.5 लाख प्लस 2 लाख, तो सॉरी A
ए को कितने प्राप्त हो जाएंगे 4.5 लाख प्लस 2 लाख, अर्थात ए को कितने प्राप्त हो गए 6.5 लाख, और इस आधार पर ए विजयी घोषित कर दिया जाएगा। दोबारा बताता हूँ एक बार थोड़ा सा, क्योंकि कई बार इसमें डाउट हो जाता है। देखो दोबारा बता देता हूँ एक बार कि अगर कोई मतगणना कैसे होती है कि आपको पता है कि हर कैंडिडेट एक जो मतदाता होता है एक एक वोट देता है कैंडिडेट को, लेकिन ध्यान रखना वो प्रेफरेंस चूज करता है, वो ए को कितनी प्रेफरेंस दे रहा है, बी को कितनी प्रेफरेंस दे रहा है। अगर कोई हर जो कैंडिडेट लड़ता है उसको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है, अगर उसने कोटा प्राप्त कर लिया तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ही विजयी घोषित हो जाएगा। भारत के जितने भी राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए, एक इलेक्शन को छोड़ करके सारे राष्ट्रपति फर्स्ट प्रेफरेंस में ही विजयी हो गए। लेकिन 1969 1969 का जो नीलम संजीव रेड्डी का जो इलेक्शन हुआ था उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको पूर्ण कोटा प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग करनी पड़ी। और जब सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग करते हम तो क्या करते हैं कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस जिस कैंडिडेट को सबसे कम मिलती है उसको क्या करते हैं हटा देते हैं। तो इसमें सी को सबसे कम मिली है इसलिए सी को हटा देंगे, लेकिन सी को 3 लाख फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है। अब जिन कैंडिडेटों जिन मतदाताओं ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस भी तो दी होगी किसी को, तो उसमें से अगर मान लें किसी ने ए को 2 लाख दे दी, 2 लाख अन्य ए को दी है सेकंड प्रेफरेंस और 1 लाख अन्य बी को दिए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अब ये वोट इनमें काउंट हो जाएंगे। तो ए के कितने थे 4.5 लाख प्लस 2 लाख, तो ए के कितने हो गए 6.5 लाख, बी के कितने हो गए 4.5 लाख। तो अब ध्यान रखना, अब देखते हैं हम कि सेकंड प्रेफरेंस में किसी को कोटा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो सेकंड प्रेफरेंस में कोटा प्राप्त हो गया, क्योंकि कोटा कितना था 5.5 लाख और ए को टोटल मत कितने हो गए 6.5 लाख। इस आधार पर ए प्रेसिडेंट के लिए चुना जाएगा। अगर प्रोसेस मान लेते हैं कि इसमें भी इसको प्रेफरेंस काउंट मतलब मान लेते हैं इसमें भी ए को अगर और ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होते और ए को इसमें भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, किसी कैंडिडेट को कोटा प्राप्त नहीं होता, तो फिर थर्ड प्रेफरेंस पे जाते, फिर फोर्थ प्रेफरेंस पे जाते। इस आधार पे ही प्रेफरेंस के आधार पर ही राष्ट्रपति के जब तक कोई कैंडिडेट कोटा प्राप्त नहीं करता तब तक ये गणना चलती रहती। तो सामान्यतः सेकेंड प्रेफरेंस में जीती जाते हैं, क्योंकि भारत में प्रेफरेंस कब बढ़ती जाती है जब ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हो इलेक्शन के लिए। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए नॉर्मली 2 या 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो इसलिए तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। और इसी तरीके से राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। तो ये मैंने हालांकि प्री में आएगा नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन मैंने बता दिया कि आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा वो तो मैंने बता दिया कि नॉन पार्टिसिपेशन यानी कौन कौन सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते। तो मैंने बता दिया संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानमंडल के भी नॉमिनेटेड सदस्य, राज्य विधानमंडल के नॉमिनेटेड, संसद के नॉमिनेटेड और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते। और यूनियन टेरिटरी में सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी की भाग लेते हैं, बाकी अन्य यूनियन टेरिटरी का कोई रिलेशन इससे होता नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसमें एक होता है प्रस्तुतकर्ता और एक होता है अनुमोदन करता, यानी एक तो प्रपोज करने वाले होते हैं कि हाँ राष्ट्रपति ये कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तो कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको 50 जो उसके इलेक्टरल होते हैं यानी कि जो मतदाता होते हैं, अब इसमें मतदाता कौन होगा एमएलए या एमपी, तो 50 एमएलए 50 एमएलए एमपी अगर किसी कैंडिडेट के प्रपोजर है और साथ साथ 50 ही उसके क्या होना चाहिए सेकंड उसको अनुमोदन करता होना चाहिए, यानी कि उसके साथ उसको रिकमेंडेड करने वाला होना चाहिए। तो इस आधार पर ही तभी वो व्यक्ति क्या कर सकता है चुनाव की मतलब वोटिंग के लिए मतलब वो फॉर्म फिल कर सकता है जो भी कैंडिडेट के इलेक्शन के लिए। तो कई बार पूछा जाता है कितने चाहिए, तो 50-50 चाहिए, प्रपोज वाले भी और अनुमोदन करने वाले भी, सेकेंडरीज बोलते हैं उनको, तो वो भी होने चाहिए और ये भी होने चाहिए। तो प्रपोज और सेकेंडरीज में अगर बात करें तो 50-50 होना चाहिए। और ध्यान रखना अलग अलग जो इसमें यूज है एमएलए एमपी वो इसमें यूज नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होने चाहिए। अर्थात एक कैंडिडेट को इलेक्शन करने के लिए कम से कम 100 एमएलए एमपी की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के वो वोटिंग कर सकता है, मतलब वो फॉर्म फिल कर सकता है, इतना उसको होना चाहिए। इसके अलावा अब मान लें राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर के भी अगर मान लो कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, विवाद खड़ा हो जाता है राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर, तो आर्टिकल 71 में एक स्पष्ट व्याख्या की गई है, लिखा गया आर्टिकल 71 के अंतर्गत कि अगर मान लें राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो उसका निपटान केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखना कहाँ जाता है डायरेक्ट मामला, सुप्रीम कोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्ट। और इसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन सही ढंग से हुए नहीं हुए उसको चुनौती केवल और केवल राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने वाला ही कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें ही जो व्यक्ति जो मतदाता शामिल होता है वही राष्ट्रपति के इलेक्शन को चुनौती दे सकता है।
अर्थात आम व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन को चुनौती नहीं दे सकता, या नॉमिनेटेड कैंडिडेट है वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। एक चीज़ और बता दूँ, अगर मान लें राष्ट्रपति का इलेक्शन कहीं हुआ है, राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है और उस दौरान किसी स्टेट की मतलब जो विधानसभा है वो भंग है या डिजॉल्व हो चुकी है, किसी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिजॉल्व हो चुकी है, तो उसका इफेक्ट राष्ट्रपति इलेक्शन पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 1970-71 की बात है, 74 की बात है, 1974 में क्या, तो 1974 में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ उस टाइम गुजरात की विधानसभा भंगी थी, तो बाद में इलेक्शन हो गए, जीते, उसको चुनौती मिली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला कि अगर किसी स्टेट की विधानसभा भंग है या लोकसभा भी भंग है तो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो मतदाता वोट देने आएंगे वही जीतेगा। अर्थात आज मतलब ऐसा नहीं कि कोई विधानसभा डिजॉल्व है या मान लो लोकसभा डिजॉल्व है और ऐसी स्थिति में चुनाव हो तो बोलते हैं कि भाई लोकसभा थी नहीं, आपने चुनाव करवा दी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वैलिड रहेगा। इस आधार पर राष्ट्रपति के इलेक्शन को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला था। तो ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के इलेक्शन की चुनौती अगर हो तो वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन देता है, और कौन दे सकता है, जो राष्ट्रपति को वोटिंग करता है वही दे सकता है, इसके अलावा कोई और व्यक्ति उसमें इंटरव्यू नहीं कर सकता। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का जो टेन्यूर है उसके बारे में बात की गई है। तो राष्ट्रपति का जो टेन्यूर है आपको पता है 5 वर्ष तक होता है, और कब तक होता है, कब से होता है, जिस दिन ज्वाइनिंग करता है और जिस दिन नया व्यक्ति जब तक इसका दूसरा व्यक्ति कैंडिडेट चुन के नहीं आता तब तक ये रहता है। जब तक कि दूसरा इलेक्शन ना हो, इलेक्शन होकर के दूसरा व्यक्ति आए नहीं ज्वाइनिंग करने, तब तक ये पद पर बना रहता है, ध्यान रखना। तो 5 वर्ष तक होता है ये, और वह जब तक अपने पद पर बना रहता है तब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जब तक कि उसका कोई दूसरा कैंडिडेट जो चुनाव जीत के आया वो तब तक ज्वाइनिंग नहीं करेगा, तब तक राष्ट्रपति चुनाव पर बना रहेगा। तो ये है, और एक भारत में ये सिस्टम है कि एक राष्ट्रपति कई बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ सकता है। भारत में कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे कि यूएसए में लिमिटेशन आपको पता है, यूएसए में एक कैंडिडेट 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता। भारत में ऐसा है कि राष्ट्रपति है ना, वो एक बार ही मतलब कितनी ही बार चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, लो लिमिटेशन। इसके अलावा अगर इसकी एलिजिबिलिटी देखें हम राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं देखें तो देखो कि पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने बताया था 2 तरीके से, एक तो जन्म के आधार पर और एक प्राकृतिक नेचुरलाइजेशन के आधार पर। जब आप सिटीजनशिप पढ़ते हैं तो उसमें 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करने की वो होती है, उसमें 2 तरीके ये हैं, तो ध्यान रखना, एक तो जन्म के आधार पर, एक प्राकृतिक आधार पर। अगर कोई व्यक्ति नागरिक बना है भारत का तो ही वो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन है लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, कोई भी भारत का नागरिक लड़ सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात, वो कंप्लीटेड कर सका हो 35 ईयर, उसकी 35 ईयर कंप्लीट हो चुकी है ना। इसके अलावा वो एलिजिबल हो लोकसभा सदस्य बनने की, यानी कि वो लोकसभा सदस्य बनने की क्षमता रखता हो। अर्थात ध्यान रखना, इसके पीछे कितनी बड़ी बात हुई है, अर्थात लोकसभा मेंबर के लिए जितनी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वो सारी एलिजिबिलिटी वो पूरी कर चुका हो। इसलिए तो ध्यान रखना, 4 बातों में राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी खत्म कर दी, यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया संविधान निर्माताओं ने, एक पॉइंट लिख दिया कि वो है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अर्थात लोकसभा सदस्य को जितनी भी योग्यता चाहिए, आपको पता है उसको बहुत सारी योग्यता को फॉलो करना पड़ता है। रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट 1951 में इतनी सारी कंडीशंस रखी गई है, उनको फॉलो करता है, तो इसलिए राष्ट्रपति के लिए बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, कई बार सवाल इनडायरेक्ट रूप से पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के लिए ये योग्यता जरूरी है कि वो पागल दिवाले नहीं हो, तो आपको मानना है हाँ बिल्कुल जरूरी है, यानी कि जो लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता चाहिए वो राष्ट्रपति पद के लिए चाहिए। इसके अलावा ये अलग कंडीशन है कि 35 ईयर का होनी चाहिए। हालांकि लोकसभा मेंबर के लिए उसको 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के लिए उसको 35 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। और वह किसी भी जो प्रॉफिट का पद है उस पर मतलब लाभ का पद है उस पर मतलब वो कार्यरत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा अगर ध्यान रखना, भारत में अगर बात करें तो 35 ईयर तो लिखी हुई है, लेकिन सामान्य रूप से भारत में जो राष्ट्रपति बनते हैं वो 60+ के बनते हैं। भारत का अगर देखें तो सबसे एज्ड जो प्रेसिडेंट बना था वो वेंकट रमन थे, 76 ईयर के थे उस टाइम जब प्रेसिडेंट बने तभी। और सबसे कम उम्र का जो प्रेसिडेंट था भारत में वो नीलम संजीव रेड्डी थे, वो 64 ईयर के थे। तो ऑन एवरेज आप देख सकते हो 70 ईयर भारत में प्रेसिडेंट की एज होती है, तो लगभग 35 ईयर की जो एलिजिबिलिटी है उसको सभी पूरा कर चुके होते हैं।
इसकी कंडीशन तो वही है कि आपको पता है कि द्वितीय शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में इनकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। इनकी जितने भी वेतन भत्ते हैं वो सेकंड शेड्यूल के अनुसार बनते हैं, और संसद विधि बना करके इसके वेतन भत्ते को बढ़ा सकती है। संसद कोई भी इसके पद पे रहते हुए, जब राष्ट्रपति कोई पद पे है तो उस पर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन, नॉन प्रॉफिटेबल चेंजेस नहीं कर सकती, कि राष्ट्रपति को दिक्कत आए उसकी वेतन भत्ते को कम नहीं कर सकती, उसको बढ़ा ही सकती है। तो उस पर विधि बनाने की शक्ति राष्ट्र संसद के पास है। और 5 लाख रुपये प्रति माह वर्तमान में प्रेसिडेंट का वेतन है। इसके अलावा इतने सादे उसको अलाउंस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अलाउंस मिलते हैं, तो राष्ट्रपति को काफ़ी सैलरी अच्छी खासी है। अगर हम राष्ट्रपति की ओथ की बात करें तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है, और क्या बताया गया है ये भी ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है या तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अगर मान लें सीजीआई उस दिन नहीं है, वो एब्सेंट है, तो सीनियर मोस्ट जज, जो उस सीजीआई के बाद जो सबसे सीनियर जज होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति भारतीय संविधान की सुरक्षा करने की शपथ लेता है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है, लेकिन उसकी शपथ है वो राष्ट्रपति लेता है। ठीक है ना। इसके अलावा हम देखेंगे राष्ट्रपति की जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, वो कि राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या है। तो राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसीजर का फॉलो आर्टिकल 61 में किया गया है। एक बात तो ध्यान रखना, किसमें, आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है। अब राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होती है, तो देखो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो इम्पीचमेंट लगता है सिर्फ एक ही आधार पर लगता है कि उसने संविधान का उल्लंघन किया है, यथार्थ राष्ट्रपति ने संविधान को फॉलो अच्छे से नहीं किया। और इसका मतलब क्या है, संविधान उल्लंघन को किसे मानते हैं कि किसे मानते हैं, अगर राष्ट्रपति, अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की एडवाइस को इग्नोर कर दे तो, अगर दोबारा सुनो, अगर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह और परामर्श का अगर राष्ट्रपति उल्लंघन कर देता है तो उसे संविधान का उल्लंघन माना जाता है। अर्थात राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना बाध्यकारी है। हाँ, वो एक बार रिव्यू के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा उस पर डिसीजन देने के लिए बाध्यकारी हो जाता है। और यही एकमात्र आधार है कि अगर प्रेसिडेंट ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उस पर इम्पीचमेंट लगता है। अर्थात प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और प्राइम मिनिस्टर की सहमति से काम नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध इम्पीचमेंट आ जाता है। तो ध्यान रखना, किसके आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, ध्यान रखना पहली कंडीशन है कि सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है, ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें केवल और केवल पार्लियामेंट की ही पार्टिसिपेशन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली का इससे कोई रिलेशन नहीं होता। और जो वोटिंग की, अगर मैं थोड़ा वोटिंग की बात करें तो राष्ट्रपति का जो वोटिंग होता है उसमें नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड सदस्य भी भाग लेते हैं। ध्यान रखना, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड सारे सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के वोट, मतलब राष्ट्रपति की जो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट है उसके लिए। तो प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट की अगर हम देखें तो सबसे पहले है कि किसी भी हाउस में आ सकता है, चाहे लोकसभा में आ सकता है या राज्यसभा में आ सकता है, तो किसी भी हाउस में आ सकता है, प्रोसेस कोई भी हाउस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर प्रोसेस का एक प्रस्ताव आएगा, एक रिजोल्यूशन आएगा, उस रिजोल्यूशन में क्या होगा कि जब वो प्रस्ताव आता है तो जिस सदन से आता है उस सदन के कम से कम 1/4 यानी 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव को लेकर के आएंगे। सबसे पहले कोई प्रस्ताव लाना है, और जब वो प्रस्ताव अगर कोई सदन का सदस्य ला रहा है, जैसे मान लें अगर राज्यसभा ला रही है तो राज्यसभा को देख लो कि 250 का कितना होगा, इतने सदस्यों का राष्ट्रसभा, और राज्यसभा लोकसभा ला रही है तो 543 का कितना होगा। तो अर्थात जो भी हाउस लाता है उसके 1/4 सदस्य एक रेजोल्यूशन लाते हैं, और उस रेजोल्यूशन में 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए। उसके बाद जब वो लाते हैं उससे पहले 14 डे पहले राष्ट्रपति को इंटीमेट करना पड़ता है कि हम आपके पास ये प्रोसीजर ला रहे हैं, तो राष्ट्रपति को उससे पहले एक इंटीमेशन देना पड़ता है। फिर इसके बाद क्या है कि इसके बाद वो सदन, कोई सा भी सदन है, वो अभियोग है उसकी जितने भी उस पर आरोप लगे हैं उनकी जांच करेगा, है ना। और राष्ट्रपति जब इनकी जांच होगी दोनों सदनों में, पहले मान लोअर हाउस लाया, लोकसभा लाई, उसमें 1/4 सदस्य पहले तो ये लाएंगे, फिर राष्ट्रपति को इंटीमेशन कर देंगे कि आपके विरुद्ध ये प्रोसेस चल रही है। इसके बाद क्या होगा
कि दोनों सदन, पहले लोकसभा है वो उस पर कार्रवाई करेगी, देखेगी, उसकी जांच पड़ताल करेगी, है ना, और फिर उसके बाद वो राज्यसभा के पास जाएगा, वो देखेगी, जांच करेगी। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्येक सदन को कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ध्यान है, लाना अलग बात है, उसको पारित करवाना अलग बात है। लाने के लिए तो आपको 1/4 सदस्य चाहिए, लेकिन उसको पारित करवाने के लिए हर सदस्य को कितना चाहिए, हर सदन को, जैसे लोकसभा को 543 का 2/3 और राज्यसभा को 245 का 2/3, इतने सदस्य जब उस पर वोटिंग करेंगे तब जाकर के राष्ट्रपति अपने पद से हटेगा। और जिस दिन ये प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित हो जाएगा उसी दिन राष्ट्रपति पद खाली हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि उस दिन राष्ट्रपति पद है वो खाली हो सकता है उसी दिन। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये है कि आपको ध्यान रखना कि एक तो विशेष बहुमत चाहिए, और विशेष बहुमत के अलग अलग तरीके होते हैं। राष्ट्रपति का जो विशेष बहुमत है वो टोटल मेंबर का 2/3 वो विशेष बहुमत है। अब इसमें ये नहीं कि वोटिंग या प्रेजेंट वाले की सिस्टम है, इसमें टोटल मेंबर, अर्थात लोकसभा में राष्ट्रपति से संबंधित संघ हटाने का प्रोसेस है, उसको पारित करवाना है तो आपको 543 का 2/3 प्राप्त करना पड़ेगा, और राज्यसभा में पारित करवाना है तो 245 का 2/3 प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के राष्ट्रपति पद से हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत लोगों के पास है हुई, लेकिन आज तक कोई राष्ट्रपति पद से नहीं हटा। अर्थात यह है कि राष्ट्रपति को पद से हटाना संसद के पास शक्ति है, वो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ये कर सकता है। और चूंकि ध्यान रखना, महाभियोग की प्रक्रिया एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, इसलिए ध्यान रखना महाभियोग के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा कृत्रिम महाभियोग को पारित होने से अवैध नहीं माना जाता। ये तो कुछ ऐसी बात है, इसको छोड़ो, प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो महाभियोग की प्रोसेस ये है कि सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 61 में इसका वर्णन है। रीजन क्या हो सकता है कि अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है तो, है ना। और दूसरी बात इसमें क्या हो सकती है कि किसी भी सदन में आ सकता है, पहले संकल्प प्रस्ताव है उसको नॉर्मल 1/4 सदस्य वो लाएंगे, उसके बाद जब राष्ट्रपति को भी 14 दिन पूर्व इंटीमेट करेंगे, उसके बाद जो सदन लाया है वो सदन उसके आरोपों की जांच करेगा, आरोपों की जांच करने के बाद उसके 2/3 सदस्य उसको पारित करेंगे, फिर दूसरे सदन में जाएगा, वो भी 2/3 सदस्य पारित करेंगे, तब जाकर के राष्ट्रपति पद से हटेगा। तो प्रोसेस थोड़ी जटिल है, कई राष्ट्रपतियों के विरुद्ध लगा है लेकिन हटा अब तक कोई नहीं। तो अगर वैकेंसी ऑफ ऑफिस राष्ट्रपति की देखें, राष्ट्रपति की जो वैकेंसी किस तरीके से हो सकती है, तो आपको पता है कि नॉर्मली राष्ट्रपति, जो नया राष्ट्रपति आता है, हम आपको पता है जैसे मान लें 25 जुलाई, अब जैसे 25 जुलाई 2022 को 2022 को अभी इस बार आपको पता है राष्ट्रपति इलेक्शन होने वाले हैं। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उससे पहले ही जून जुलाई से ही राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रोसेस को चला लेते हैं, यानी कि पद खत्म होता है उससे पहले ही हम एक नया राष्ट्रपति चुन लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा पद वैकेंट तो नॉर्मली रहता नहीं, लेकिन आर्टिकल 62 में एक बात हो रही है कि प्रेसिडेंट पद निम्न कारणों से, है ना, वैकेंट हो सकता है। या तो उस प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी हो, या उसने खुद ने कोई रेजिग्नेशन दे दिया हो, या उस पर रिमूवल यानी कि पद मुक्ति कर दी हो, किसकी तरह से, इम्पीचमेंट की तरफ से, अगर उस पर इम्पीचमेंट लग गया हो, या कोई अन्य कारण जैसे उसका हेल्थ का इशू है तो भी वो उस पद से हट सकता है। इन कारणों से भारत का राष्ट्रपति पद है वो वैकेंट हो सकता है। एक तो कार्यकाल ही है, कार्यकाल हो गया तब तो वो दूसरा आ ही जाएगा, तब तक तो वैकेंट तो नहीं रहेगा, दूसरा चुन लेगा। लेकिन किन कारणों से वैकेंट हो सकता है, तो इन कारणों से हो सकता है। और जब यदि आपको पता है कि जब हमारा पद वैकेंट है तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट वो उसके सारे कार्यों को संभालेगा। और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है वो CJI है वो भारत का राष्ट्रपति बनता है। इसका भी एग्जाम्पल आया था, वो भी देखते हैं। तो आपको पता है ये हो गया पूरा, राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता है 5 साल का होता है। ये एक क्या 1969 में एक सिचुएशन आ गई थी हमारे संविधान में, तो इतनी बात लिखी गई कि अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नहीं है उस टाइम तो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट बन सकता है, प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम संभालेगा, ठीक है ना। लेकिन 1969 में क्या हुआ था कि नीलम संजीव रेड्डी पहले डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट थे, तो नीलम संजीव रेड्डी खुद राष्ट्रपति इलेक्शन में आ गए थे, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट पद भी खाली हो गया। प्रेसिडेंट तो हो गया। 1969 में आपको पता है जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति चुनाव तो राष्ट्रपति पद तो खाली हो चुका था। और उसी दौरान नीलम संजीव रेड्डी है वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से त्यागपत्र दे दिया। तो आधार प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पद खाली हो चुके थे। अब सिचुएशन आ गई कि यार अब क्या किया जाए, संविधान में इसको डिस्क्रिप्शन किया नहीं गया था, संविधान में इसके बारे में कोई डिस्कशन किया नहीं गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, तो इसके बाद संसद ने 1969 में एक एक्ट बनाया, और एक्ट बनाया राष्ट्रपति उत्तराधिकार एक्ट, यानी कि प्रेसिडेंट हायर जो एक्ट है उसको लेकर के कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी कौन करेगा। तो इस एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजन लाया गया कि अगर
भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा और चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम चीफ जस्टिस थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। तो 1969 में एम हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति बने और ये सिचुएशन 2-3 बार आई भी थी, एक बार नहीं 2-3 बार भी आई थी। ये सिचुएशन 1977 में वो आई थी, तो उस टाइम भी एम हिदायतुल्लाह भारत के एम हिदायतुल्लाह 2 बार भारत के चीफ जस्टिस बने। बाद में इलेक्शन भी लड़े, चुनाव नहीं जीत पाए हालांकि। तो ध्यान रखना ये प्रोविजन है। अगर मान लें आपके सामने एक कंडीशन आ जाए कि मान लें CGI भी ना हो तो उस टाइम सीनियर मोस्ट जज है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट वाला एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि ये मूल संविधान में व्यवस्था नहीं थी। मूल संविधान में केवल ये व्यवस्था की गई कि या तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट भारत का एक्टिंग राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वो भी ना हो तो ये व्यवस्था संविधान नहीं थी। बाद में 1969 में संसद ने एक एक्ट बनाया और उसमें प्रोविजन किया गया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भारत का एक्टिंग प्रेसिडेंट हो सकता है, यानी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, कुछ चीज़ों से छूट दी गई है। तो एक तो मैंने बता दिया कि उनके विरुद्ध परमादेश रिट है वो जारी नहीं हो सकती। इनके कुछ स्पेशल प्रिविलेज है, उनको देखते हैं। तो एक तो ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको कि मेंडेमास जो रिट है वो राष्ट्रपति, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट के विरुद्ध नहीं लग सकती। दूसरी बात, जब ये अपने पद पर है उस दौरान कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजिंग ना तो स्टार्ट हो सकती है और ना ही अगर कोई पहले से चल रही है तो कंटिन्यू चल सकती है। ध्यान रखना, ना तो स्टार्ट हो सकती, कौन सी? क्रिमिनल। एक ध्यान रखना, क्रिमिनल से रिलेटेड अगर कोई आपराधिक प्रक्रिया है वो ना तो स्टार्ट हो सकती है और ना ही वो चल सकती है। ध्यान रखना। दूसरी बात, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। प्रेसिडेंट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके अगर मान लो कोई गिरफ्तारी वारंट पहले लिख चुका है तो जब तक वो अपने पद पर कार्यरत है उस दौरान राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 361 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई सिविल प्रोसेस है, ध्यान रखना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसमें तो क्या होता है कि उसको पूरी तरह राहत दी गई है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग में कोई रिलीफ नहीं है। अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उस पर सिविल प्रोसीडिंग, तो मतलब उसका घर का कोई इशू है, उसका कोई संपादित प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है, तो उसमें उसके भाई उत्तराधिकारी का मामला है तो उसमें, या कोई मान लें विवाह तलाक इससे रिलेटेड कोई इशू है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध वो प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन उसमें राष्ट्रपति को 2 महीना पूर्व, यानी कि अगर कोई पर्सन अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसको इंटीमेट 2 महीने पहले राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर कोई भी इफ एनी पर्सन want to start civil proceeding against president, he या she have to intimate president before 2 months ago। तो ये चीज़ ध्यान रखना, उसको इंटीमेशन देना ही पड़ेगा तभी वो स्टार्ट हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्रिमिनल प्रोसेसिंग बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी, सिविल प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, लेकिन 2 महीने पहले उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा। अब इसके बाद राष्ट्रपति की अगर हम पावर्स को बात करें उसके क्या कहें, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति सबसे पहले भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। भारत का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा तो प्रधानमंत्री का नाम नहीं आएगा, उसमें यूनियन में है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट और सेंटर में है, स्टेट में है गवर्नर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी तो ये प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, हालांकि आपको मैं एक तरीका ये भी है पीसीएस कि आपको मैं डायरेक्ट आर्टिकल बता दूँ इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये चीज़ें हैं, आर्टिकल 52 ये कहता है, आर्टिकल 53 ये कहता है। ये एक तरीका ये था कि मैं आपको 1 घंटे में सारा प्रेसिडेंट पढ़ा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छे से समझें और ये प्रोसेस आपके लिए प्रीम नहीं मेंस में भी काम आ जाएगी और आप इसी को हिंट आधार मानते हुए आगे अपने नोट्स भी, अपनी तैयारी उसको भी चलाएँ, तो उससे थोड़ी सी चीज़ें डेवलप हो जाएगी। इसमें बहुत और चीज़ें बताने की थी, लेकिन चूँकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, नहीं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा विश्लेषण करता और बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिए जा सकते, लेकिन अभी हम सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब हम राष्ट्रपति की जो पावर है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है। तो भारत का एक चीज़ ध्यान रखना, हम प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो मानते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है वो ये शब्द। इस शब्द का संविधान में कहीं पर भी डिस्कशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का, लेकिन हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मानते हैं। तो सबसे पहले इसकी कार्यकारी शक्ति देखते हैं। तो
इसकी एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी है। तो आर्टिकल 77 में राष्ट्रपति की कुछ एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है कि सबसे पहले राष्ट्रपति है जो जितने भी मंत्री हैं उनके पोर्टफोलियो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि कौन सा पोर्टफोलियो कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाएगा। तो मंत्रियों के कार्यों का आवंटन राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री की सलाह से वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, सॉरी वो राष्ट्रपति करता है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ये बात आर्टिकल 7 में लिखी हुई है। और इसके अलावा आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति, कैग, और तो हम सब चीज़ें देखेंगे कि कैग की नियुक्ति कैसे होती है, यूपीएससी की नियुक्ति कैसे होती है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति कैसे होती है, ये सारी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि किसी को अपॉइंट करता है, डिस्चार्ज भी करता है, मतलब उनको पदों से हटा भी देता है। तो किस तरीके से हटाता है पद, एक तो राष्ट्रपति ध्यान रखना पद से हटाते टाइम कुछ ऐसे पद है जिनको तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से अगर रात में सोते सोते भी राष्ट्रपति का मन होगा सुबह हटा देगा, कोई कारण नहीं बताएगा। और कुछ ऐसे पद है जिसमें विशेष प्रोसेसिंग के बाद वो राष्ट्रपति पद को हटा सकता है। तो राष्ट्रपति कई माध्यम से विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों को हटा सकता है। तो एक तो है प्रसाद पर्यंत, तो एक तो कुछ ऐसे पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर राष्ट्रपति, इसमें क्या होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में आने वाले जितने भी पद हैं इनको राष्ट्रपति हटाते टाइम कोई भी रीजन नहीं देगा, जब बिना किसी रीजन दिए उनको हटा सकता है। जैसे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, जैसे राज्यपाल को, अगर गवर्नर को हटाना है तो ये वो पद है जो राष्ट्रपति के प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं, यानी उसकी प्लेजर पे डिपेंड करते हैं कि जब तक वो रखना चाहता है तब तक ठीक है, जिस दिन उसके मन में आया हटा देगा। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति कोई भी काम अपनी डिस्क्रिप्शन पावर से नहीं करता, उसको सारे काम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही करने पड़ते हैं। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और फिर राष्ट्रपति के विरुद्ध में इम्पीचमेंट आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। सच में तो ये है, अगर हम रियलिटी देखें तो सच में तो ये प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट हो जाते हैं प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो जाता है ये। लेकिन ऐसा है कि राष्ट्रपति के कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, उनको राष्ट्रपति बिना किसी वैलिड रीजन के डायरेक्ट हटा सकता है। जैसे हम बात करें गवर्नर की तो गवर्नर को हटा सकता है। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको भी राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होते हैं। कुछ ऐसे पद होते हैं जिनमें राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसमें जब वैलिड रिकमेंडेशन देते हैं तभी राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। जैसे अगर यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स को हटाना है तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट पूरा फॉलो करता है, सुप्रीम कोर्ट जांच वाँच करता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट देता है कि इसको हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, उसके बाद ही राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। इसी प्रकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को या चीफ इलेक्शन ऑफिसर मतलब कमिश्नर है इसको, तो इनको हटाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। इसमें न्यायपालिका इंटरफेयर कर देती है, और जब न्यायपालिका इंटरफेयर करती है तो निश्चित रूप से ये चीज़ हटाना आसान नहीं होता। तो इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि ध्यान रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के ही पूरे उस पर छोड़ दिए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट क्या करता है इनका कि मिसयूज करता है। क्योंकि प्रेसिडेंट किसके अधीन काम करता है नॉर्मली, अगर हम देखा जाए तो प्रेसिडेंट मुख्य रूप से प्राइम मिनिस्टर और उसकी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल उसके आधार पर काम करते हैं। तो आज हम तक प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल आपके पीसीएस यूपीएससी से यहाँ से आते हैं। एक एक आर्टिकल हमने लिया गया है, एक एक फैक्ट हमने लिया गया है, कोई भी फैक्ट आपका छूटा नहीं है और कोशिश की गई है हर चीज़ को आपका साथ कवर किया गया है। तो आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं, फिर इसके बाद राष्ट्रपति की जितनी भी जो लेजिस्लेटिव पावर है उनको देखेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है राष्ट्रपति की। इसके बाद राष्ट्रपति की थोड़ी प्रोसेस और भी है, उसको देखेंगे। तो राष्ट्रपति काफ़ी पद है। इसके बाद हम गवर्नर देखेंगे, गवर्नर के बाद हम पार्लियामेंट पे आएंगे, पार्लियामेंट के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर मिनिस्टर पे देखेंगे, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, सारे जो पद हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा इनको करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद फेडरल सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट के बाद हम सीधा जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको भी देखेंगे। इतना हम पॉलिटिकल में काफ़ी चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो इतनी चीज़ों को ध्यान रखना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको ध्यान रखेंगे। तो इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।